नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर जी से, जो कि रणनीतिकार हैं तृणमूल कांग्रेस के, और उनकी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, खुल के अपनी बात बोलते हैं। पिछले दिनों थोड़े बीजेपी के अटैक भी किया उनको कई मुद्दों को लेकर के, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आप ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को कितनी दे रहे हैं? देखिए, किसको कितनी सीट दे रहे हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने जो बात रिकॉर्ड पर पब्लिकली कही है, और अभी नहीं दिसंबर में कही है, कि यहाँ पर जो स्थिति है उसके हिसाब से बीजेपी एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फोर्स है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब कुछ फैक्टर इन करने के बाद मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी 100 की संख्या पार नहीं करेगी। बीजेपी की सीटों की संख्या 100 पार नहीं करेगी। तृणमूल इज गोइंग टू विन एंड दे आर विनिंग बिग। और जो पहले 4 चरण में चुनाव हुए हैं, वहाँ से भी जो इंडिकेशन है वो यही इस बात को और एक तरह से बल देते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले 3 या 4 चरणों में जो चुनाव हुआ, इसमें बहुत कांटे का मुकाबला है। ये मैं मानता हूँ कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फेज्ड इलेक्शन होते हैं और बड़े राज्य हैं, वो पूरा राज्य एक तरीके से वोट नहीं करता है। राज्य के भीतर रीजन्स हैं, रीजन के भीतर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के भीतर असेंबली है। तो ये जो पहले 4 चरण में चुनाव हुए हैं, इसमें ज़्यादातर जो एरिया रही हैं वो सो कॉल्ड, अगर आप लोकसभा के चुनाव के परफॉर्मेंस को आधार मानते हैं, तो ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। और इन 4 चरणों के चुनाव के बाद अगर लोग बता रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है या बराबरी का मुकाबला है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी तृणमूल उनको बराबर की टक्कर दे पा रही है। इतने लंबे चुनाव, आपने कहा कि अलग अलग रीजन अलग अलग बिहेव करता है, इतने लंबे चरण के चुनाव का नफा नुकसान होता है, क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हालांकि इसको हम लोग को एज ए सिटीजन मैं ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है, मैं उनकी नियत पे या उनकी क्रेडिबिलिटी पे कुछ सवाल उठाऊं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये दिखता है कि ये जो शेड्यूल बनाया गया है, ये एक पक्ष को मदद के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा कैसे है कि जो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीटें हैं सो कॉल्ड, वो सब पहले, दूसरे, तीसरे चरण में आ रही हैं, और जो तृणमूल की स्ट्रॉन्ग सीटें हैं वो 8वें चरण में आएंगी। इसका फायदा जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए वो ये होता है, जो चरणबद्ध चुनाव होते हैं, लंबे 1-1.5 महीना चुनाव होता है, तो बीजेपी जैसी पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से जब शुरू करती है, तो उनको माहौल बनाने में, जिसको हम लोग पॉपुलरली हवा बनाना कहते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा की मशीनरी है, बहुत बड़ा दल है, इनफाइनाइट रिसोर्स है, तो इस बराबर की लड़ाई को वो बढ़ाकर दिखाते हैं। और इससे कोशिश ये करते हैं कि जिन जगहों पर या जिन एरिया में, जिन इलाके में तृणमूल की पकड़ है, वहां पर मोरल पर असर पड़े, साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज बनाया जा सके। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है वो शायद थोड़ा और फेयर होना चाहिए था और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। मैंने अपने 8-10 साल से मैं ये काम से जुड़ा हुआ हूं, मैंने इस तरह का चुनाव का फेजिंग आज तक नहीं देखा है। हम लोगों ने देखा है रीजन्स में एक रीजन वाइज चुनाव होता है। हम लोगों ने कुछ राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यह भी देखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज चुनाव होता है। ये पहला चुनाव है जहां एक डिस्ट्रिक्ट में को भी 3-3 चरणों में बांटा गया है। 24 नॉर्थ, मैं 24 साउथ, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अपेरेंटली तृणमूल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर 31 सीटें हैं। वो एक डिस्ट्रिक्ट 3 राउंड में पोल किया। कलकत्ता में भी एक जगह पोलिंग हो रही है, दूसरी जगह पोलिंग नहीं तो हो रही। ये बड़ा आश्चर्य है। और आप लोग पत्रकारों को, या ये जनरल डिस्कशन की बात है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी आस्क्ड कि भाई ऑन व्हाट बेसिस यू हैव डन दिस काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। तो मैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसके बाद डीब्रीफिंग में भी था, उनका मानना है कि वो 200 सीटें जीत रही हैं। तो ऐसे में आप भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनी है, बीजेपी भी कर रही है, मतलब आपने तो अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ। फिर नहीं, देखिए, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, इलेक्टोरली काफी सक्सेस भी उनके खाते में है। पिछले 5-7 सालों में कई चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है उसका सीधा श्रेय उनको दिया जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई का एक पहलू ये भी है
कि बहुत सारे चुनाव में अमित शाह जी ने ऐसे दावे करे हैं। रिसेंटली में उन्होंने दिल्ली में ऐसे दावे किए थे, झारखंड में ऐसे दावा किया गया था, हरियाणा में दावा किया गया था। और सारी उनकी, देखिए अमित शाह ऐसा कह रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। आप उनकी बात को दिखा रहे हैं, इससे भी मेरा कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनकी बात को कोई प्रोफेटिक भविष्यवाणी मान लेना, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उनका एक ओपिनियन है जो शायद सही उनकी समझ से हो सकता है। मेरा एक अपना ओपिनियन है, या दूसरे का भी एक ओपिनियन हो सकता है। कहना कि ट्राइबल हो गया, मतवा हो गया, गोरखा हो गया, ये सारे जो SC/ST है, ये सब उनका कहना है कि हिंदू हो गए, मतलब जैसे एक बार यूपी में हो गए थे, बीजेपी में। देखिए, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही है, मैंने एक ऑन रिकॉर्ड भी बात कही है। बीजेपी को जो यहाँ वोट मिल रहा है, मेक नो मिस्टेक, बीजेपी इज ए वेरी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स हियर। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी जो इस बात को समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है, उसको ये मानना पड़ेगा कि बंगाल जैसे बड़े राज्य में जब किसी पार्टी को 40% वोट मिलता है तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स उनकी है। मैंने अपने अभी जो बड़ा हंगामा हुआ क्लब हाउस को लेके, उसमें भी मैंने यही बात कही है कि भाई लोगों ने ये पूछा कि आप कह रहे हैं तृणमूल जीत रही है, तो बीजेपी को कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको 40% वोट कहां से आ रहा है। मैंने उस बात को एक्सप्लेन किया है कि भाई ये 40% जो वोट आ रहा है वो इन 4-5 कारणों से आ रहा है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी एक फैक्टर है, यहां पर जो ध्रुवीकरण है वो एक फैक्टर है, SC समाज के, दलित समाज के लोगों में एक बड़ा वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है, वो एक फैक्टर है, और हिंदी भाषियों में जो उनकी जो पकड़ है बीजेपी की, वो एक फैक्टर है। लोगों ने एकदम सही कारण गिनाया, ये कारण है, ठीक है। अब क्या है, देश में एक जो प्रॉब्लम मैं देखता हूं कि वी आर रिड्यूसिंग आवरसेल्फ टू ऑल डिस्कशन टू बाइनरीज, यस और नो। भाई उनकी ताकत है, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार रही है, और ये दोनों बात सही हो सकता है। वो ऐसा बता रहे हैं कि प्रशांत जी ने कह दिया कि बीजेपी की बहुत ताकत है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत है, इसे इनकार नहीं कर सकती है। लेकिन ताकत होना और जीतना दोनों में फर्क है। आपकी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, फिर भी आप चुनाव हार सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की इतनी ताकत है यहां पर, इन सब वजहों से, जिससे कि उनको 35 से 40%, 41% तक वोट मिल सकता है। लेकिन तृणमूल की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। तृणमूल का वोट शेयर 45% से ऊपर रहने वाला है। इसकी वजह से तृणमूल यहां डिसाइसिवली जीतेगी। लेकिन ये जो 5-4 चीजें आपने गिनाई, एक 5वां चीज आप भूल रहे हैं, 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। नहीं, मैंने ये भी बात उस दिन कही है, जिसको कि लेके बीजेपी ने जो सिलेक्टिवली ये दावा किया कि मैंने कोई छुप के कोई बात कही है, छुप के नहीं कही। आपके दर्शकों के लिए भी बता रहा हूं कि ये 4 फैक्टर है जो बीजेपी के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव फैक्टर जिसका उनको फायदा मिल रहा है कि जो भी पार्टी 10 साल सत्ता में रहेगी, उसके खिलाफ कुछ लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी होता है। ये मैंने भी महसूस किया। बार बार ये कहना कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, मैं कह रहा हूं है जी हाँ, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक बात है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरा जो काम है, मुझे समझना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और किसके खिलाफ है। जो लोकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ है, तृणमूल पार्टी के खिलाफ है, या ममता बनर्जी एज ए लीडर के खिलाफ है। ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है उतना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई, जैसे आपका अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोकलाइज्ड एंटी इनकम्बेंसी कुछ पॉकेट्स में है। आई विल गो फर्दर एंड से कि मे बी किसी स्मॉल पॉकेट्स में थोड़ा एंगर भी होगा बियॉन्ड एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन ये लोकलाइज्ड है और इट इज लार्जली टारगेटेड अगेंस्ट द लोकल लीडर्स ऑफ तृणमूल, जिसको पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश करी है। इन सब के बाद भी सारी गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी, जो भी अगर फैक्टर करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी आज भी वेस्ट बंगाल की सबसे मानी हुई, सबसे ट्रस्टेड, सबसे लव्ड लीडर आज भी हैं, और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर जी, तो आपका फॉर्मूला है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट, मेजॉरिटी ऑफ महिला वोट, मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट। देखिए, ये फॉर्मूला तो ऐसे कहने की बात है। कोई हम लोग का फॉर्मूला ये है कि हमको कम से कम 45% वोट लेना है जी। और 45% वोट में एज ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पोलिटिकल पार्टी यू हैव टू लुक एट कि हु इज मोर लाइकली टू वोट फॉर यू। जैसे आपने महिला की बात कही, तो आप किसी से भी यहां बात करेंगे जो भी बंगाल को समझता है, नीचे गया है, चीजों को समझने का प्रयास किया है, वो आपको ये बताएगा कि महिलाओं में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज दीदी को और तृणमूल को है। तो ऑब्वियसली हम लोग
वो फैक्टर इन करेंगे कि भाई महिला हमको ज्यादा वोट कर रही है, हम लोग की महिलाओं के लिए जो आउटरीच बराबर है वोट है सर, बराबर वोट है और दोनों का 50% वोट है। हाँ। और जो पोलिंग हो रही है और वो 80% पोल करने आती है। हाँ। पुरुष ना भी आए, महिलाओं को मैंने लाइन लगा के वोट करते देखा है। अब ये तो डेटा आपको इलेक्शन कमीशन रिलीज करेगा, लेकिन हम लोग का जो एनेक्डोटल अपनी हम लोग की समझ है, जो हम लोग देख रहे हैं चुनाव होते समय, महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं। और महिलाओं में दीदी को जितना एडवांटेज या तृणमूल को है वीजेवी हर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मैंने अपने 8-9 साल के इस जर्नी में कभी किसी एक लीडर को इतना महिलाओं में एडवांटेज होते नहीं देखा है। नीतीश कुमार जी को बिहार में हम लोगों ने देखा है, महिलाएं कुछ ज्यादा बढ़ के वोट करती हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये फैक्टर मैं देख रहा हूं बंगाल में है। अब आप आते हैं वो कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया अपना पोजीशन। प्रधानमंत्री एक कल्ट फिगर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप भी मानते हैं और दुनिया भी मानते हैं। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि पहली बार की लोग एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहे हुए बात को कह रहे हैं कि कोई लीक हो गया। ये तो ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि एनडीटीवी पर मैं और आप बात कर रहे हैं, और जो एक दर्शक जो एनडीटीवी नहीं देख रहा है वो कह रहा है मनोरंजन भारती और प्रशांत किशोर की बात को हमने लीक कर दिया। भाई ये क्लब हाउस पे पब्लिकली बात हुई है, किसी एक सज्जन ने बातचीत के दौरान ये बोला कि भाई इसको बाहर के लोग भी सुन और रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको ट्वीट कर रहे हैं। मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए। मैंने उसमें ऑफिशियली कहा है ये बात कि भाई अगर सुन रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, हम वही बात यहां पर कह रहे हैं जो हम अदरवाइज पब्लिकली कहेंगे। जहां तक मैंने उस चैट के दौरान क्या कहा उसकी बात है, तो मैं आपके दर्शकों को फिर से बता देता हूं कि मैंने उसमें जो कहा है मैं आपको पब्लिकली भी कहने को तैयार हूं कि भाई बीजेपी पॉलिटिकली बंगाल में एक फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल फोर्स है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 2 वीक से घूम रहा हूं, और वो पॉलिटिकल फॉर्मेडेबल फोर्स इसलिए है जिसकी वजह मैंने आपको 4-5 बताए। एज ए प्लानर, एज ए पॉलिटिकल एड, एज ए मैनेजर, जो भी आप जिस नाम से भी आप मुझे संबोधित करना चाहते हैं, ये मेरा अपना तरीका है कि मेरा जिससे कंपटीशन है या जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उसको मैं कम करके नहीं आंकता हूं। अगर मेरी टीम या मेरे लोग या मेरा असेसमेंट ये बता रहा है कि बीजेपी या मोदी जी की पॉपुलैरिटी 40 है, तो मैं अपने मॉडल में उसको 50 करके आता हूं। अपने टीम को मैं ये बताता हूं कि भाई अगर ये 40 समझो कि मोदी जी बहुत रैली करेंगे, 40 बढ़ के 50 हो जाएगा, उस स्थिति में हम लोग कैसे जीतेंगे वो प्रिपेयर। और मुझे लगता है कि आप नीति की बात कह लीजिए, प्रूडेंस की बात कह लीजिए या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बात कह लीजिए, ये सब आपको ये बताता है कि आपको अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ने सोशल मीडिया में लिखा कि प्रशांत किशोर के दिल में अभी भी मोदी रहते हैं, पीएम बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। देखिए, किसके दिल में कौन रहते हैं, मैं कोई हनुमान तो हूं नहीं कि फाड़ कर दिखा दूं। किसके दिल में, यू हैव टू जज ए पर्सन विथ हिज एक्ट नॉट विथ हिज वर्ड्स। तो एक बड़ी पुरानी मतलब जो फेमस एक कहावत है कि व्हेन इन डाउट जज ए पर्सन बाय हिज एक्ट नॉट बाय हिज वर्ड्स। मुंह से तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, जज मी बाय विथ व्हाट आई डू, बाय व्हाट आई डू रादर देन व्हाट आई से। नहीं, आप तो कंपनी चलाते हैं, आप जा सकते हैं यदि आपको। बिल्कुल नहीं कंपनी चलाते हैं, ऐसा लोगों का भ्रम है। कोई कंपनी नहीं चलाते हैं, ये मेरे कोई पिताजी की कंपनी नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है जो लड़के काम करते हैं, एक विधा है, एक नई चीज है जिसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको अमरिंदर ने बुलाया, तो यदि बीजेपी स्टेट कोई बुलाएगा तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अब ये जाएंगे, पहली बात कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को उनको कोई जरूरत नहीं है हमारे जैसे साधारण लोगों की। तो शुरुआत आपने वहीं से की, आपने बिल्कुल सिखा ठीक दिया है उनको फिर नहीं, मैंने भाई उन्होंने मुझे सिखाया कि मैंने उनको सिखाया, ये तो सब्जेक्टिव बात है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब से आईपैक जो संस्था है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 2015 से हम लोगों ने शुरू किया। 2015 से आईपैक ने जो काम किया है वो आप देखिए। 2015 में हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे, बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ा गया। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग अमरिंदर सिंह का चुनाव पंजाब में हम लोगों ने किया है, जो कि अकाली बीजेपी के खिलाफ पंजाब में था। उसके बाद यूपी में हम लोग कांग्रेस का काम कर रहे थे, वो भी फेल और पास अलग की बात है, लेकिन वो चुनाव बीजेपी के खिलाफ था। उसके बाद हम लोगों ने आंध्रा में काम किया है, वहां पर जगन मोहन रेड्डी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, जज मी बाय माई एक्ट एंड डोंट गो बाय कि किसने क्या कहा, उसने क्या कहा। आईपैक जब से बनी है तब से हम लोग तो एक ही साइड कर रहे हैं काम, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं और आप ये हमेशा बनाते रहेंगे कि नहीं अरे ये तो बीजेपी में जाएंगे, ये तो मोदी। अपोनेंट की क्षमता को समझना, एसेस करना, उसको
अपने रणनीति में या अपने एक्ट में समाहित करना उसका फैन होना नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल है सर। तो आपकी कंपनी जो काम करती है, तो भाई मेरी कोई कंपनी नहीं जो भी है। आईपैक जो काम करता है, तो पार्टी के बीच कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कई बार कहा गया कि प्रशांत किशोर बहुत हावी हो गए, वो अब नेताओं को ये भी बताते हैं कि आपको ये पहनना है, ये बोलना है, ये सब बातें भी आई है। देखिए ऐसा है कि मीडिया तो एक अनुमान के आधार पर, या जो लोग लिखते हैं वो अनुमान के आधार पर लिखते हैं, उनका ये काम है। मेरा उनसे कुछ मतलब झगड़ा नहीं है इस बात को लेके। जो मेरे से ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो सब करते हैं जो कि पार्टी और मेरे ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग में जिस हम लोग को लगता है कि ये करने से चुनाव को जीतने में हमें फायदा होगा। सारे वो आयाम चुनाव प्रबंधन के, राजनीतिक पार्टी के दायरे में जो आती हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, कैंडिडेट से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो, वो सारे, कोई ऐसा साइंड टीओआर नहीं है कि ये 4 काम आप कीजिएगा और 5वां नहीं कीजिएगा। हर वो चीज जो पार्टी और लीडर समझते हैं कि जिसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता हूं। और चुनाव जो है वो प्रशांत किशोर या आईपैक जीतती हारती नहीं है। हम लोग कभी किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकते हैं। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स, वी आर हाईली ओवररेटेड। देखिए, अगर मिट्टी होगी तो आप घड़ा बना सकते हैं, सही कहा। आप मिट्टी में पानी थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई कंकड़ है तो हटा सकते हैं। अगर मिट्टी होगी नहीं तो घड़ा कैसे बनाएंगे? चलिए, एक अंतिम सवाल है, बिहार की राजनीति में वापस जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं राजनीति में वापस जाऊंगा ये तो क्लियर है। अब कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बिहार जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, ये अभी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। नहीं, बिल्कुल, मैं राजनीति में मैंने एक शुरुआत करी थी, उसमें बुरी तरह फेल हो गया, और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि फेल हो गया। अब मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से अभी ऑक्यूपाइड हूं। 2 मई के बाद बैठेंगे, फिर सोचेंगे कि भाई आगे कैसे बढ़ना है। थोड़ी बहुत जो सीख मिली होगी अपने पिछले अनुभव से, उसको आत्मसात करेंगे और बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर वापस 2 तारीख को ममता बनर्जी जीत रही हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। प्रशांत किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकाला। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।